हमारी खास पेशकश देश प्रदेश पे आपका स्वागत है और शुरुआत हम उत्तर प्रदेश से कर रहे हैं, जहां से एक बेहद दुखद खबर आ रही है। कानपुर में बदमाशों की पुलिस टीम पर फायरिंग हुई और बदमाशों की इस फायरिंग में, बदमाशों के इस हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। दबिश डालने गई थी पुलिस टीम, उस पर यह हमला हुआ है। शातिर अपराधी विकास दुबे की तलाश में गई थी पुलिस की ये पूरी टीम। विकास दुबे पर कई मामले दर्ज हैं, 60 मुकदमे इस अपराधी के ऊपर दर्ज हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। शहीद पुलिसकर्मियों में एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा 3 सब इंस्पेक्टर हैं। शहीद पुलिसकर्मियों में एक एसओ हैं, 3 कांस्टेबल हैं। इस वक्त कानपुर की जो फॉरेंसिक टीम है वो जांच में जुटी हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। 8 यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। शातिर अपराधी की यहाँ पर दबिश डालने गई थी पुलिस, लेकिन बावजूद उसके उन लोगों ने पहले से घात लगाकर रखी थी अपराधी ने, और उसके बाद इस तरह से हमला हुआ कि 8 पुलिस वालों की यहाँ पर जान चली गई है, शहीद वो हो गए। सुनवाते हैं यहाँ पर एडीजी कानपुर का क्या कुछ कहना है। बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं, और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थाना अध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कमिंग प्रारंभ कर दिए हैं, और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो हैं उसमें जो हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए हैं, और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं, और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे। अब झांसी की बात करते हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की दर बुंदेलखंड के झांसी में सबसे ज्यादा है। यहाँ कोरोना संक्रमित हर 10वें शख्स की मौत हो रही है, जो डराने वाला है। आखिर क्या वजह है इतनी ज्यादा मौतों की, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। देखिए खास रिपोर्ट। आज खास तौर से इमरजेंसी सर्विसेज वाला क्षेत्र मैंने देखा, कई लोगों से बात की। यहाँ पर बहुत सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो परिस्थिति है यहाँ उसमें चाहे वो सीएमएस हो और चाहे वो पर्टिकुलर जो लोग उनको अटेंड करते हैं, तो डॉक्टर्स का जो राउंड है वो नियमित रूप से हो ताकि मरीज की केयर हो सके। 30 मई को यानी महीना भर पहले झांसी मेडिकल कॉलेज के दौरे पर आए चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बात कही। महीने भर बाद झांसी में अब तक करीब 200 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जिनमें 20 लोगों की जान जा चुकी है। ये हाल तब है जब झांसी में टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, और जो लोग टेस्ट करवाना चाहते हैं वो परेशान होकर ट्वीट का सहारा ले रहे हैं। इतना भयावह स्थिति पैदा कर दी गई है यहाँ इलाज के नाम पर कि जिस व्यक्ति को कोरोना होता है उसके पूरे परिवार को, उसके अड़ोस पड़ोस वाले को ले जाके क्वारंटाइन कर दिया जाता है। हालांकि झांसी मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर में काम कर रहे डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना के ज्यादातर केस तब आए हैं जब उनकी हालत बिगड़ चुकी होती है। लोग मेडिकल कॉलेज में इलाज न कराकर स्थानीय डॉक्टरों से इलाज कराते रहते हैं, इससे मृत्यु दर बढ़ रही है। तो सर ये बुंदेलखंड इलाका है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है। लोग पहले अपने घर पे इलाज कराते हैं, और जब स्थिति खराब हो जाती है तो सर यहाँ पर लेके आते हैं। अभी 2 यंग लड़कों की डेथ हुई, उनको सर डायबिटीज थी, और डायबिटीज कीटोएसिडोसिस थी उनको, और बड़ी एडवांस स्टेज में आए। फिर उनको सर 1 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो जितने एडवांस स्टेज में आ रहे हैं उनको सर बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बुंदेलखंड में टेस्टिंग की कमी और जागरूकता के अभाव के चलते संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सरकार को इन गरीब और पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। झांसी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात करते हैं आगरा की। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि योग गुरु रामदेव पतंजलि ग्रुप ने कोरोना को लेकर कोरोनिल दवाई का ऐलान किया तो विवाद हो गया। खबरों के मुताबिक अब आगरा के एतमादपुर हाईवे पर मौजूद नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने अपने संस्थान द्वारा कोरोना की दवाई ढूंढने का दावा किया है। वो ये भी दावा करके बताए जा रहे हैं कि अब तक उन्हें ऐसा कोई भी नहीं मिला जो उनकी दवाई से एक दिन में ठीक ना हो गया हो या दवा खाने के बाद किसी को दोबारा कोरोना की शिकायत हुई हो। बताया जा रहा है कि संस्थान कोरोना की दवाई मुफ्त में बांट रहा है और वो अब तक 60 से 80 हजार लोगों को ये दवा खिलाने का दावा भी कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी दवाई की टेस्ट करवा ली जाए और फिर उस पर कोई फैसला लिया जाए। उनके मुताबिक इस दवा के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री, आयुष मंत्रालय और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पत्राचार भी उन्होंने किया है। उधर आगरा न्यायालय खुल गया है। कोरोना संकट की वजह से बंद था ये आगरा न्यायालय और करीब 3 महीने बाद गुरुवार को इसे खोला गया। आगरा न्यायालय में कामकाज शुरू हो गया है। एहतियात के लिए आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है, जिसके बाद ही अंदर प्रवेश की इजाजत दी जा रही है। लेकिन आगरा बार एसोसिएशन के सचिव ने कोर्ट को खोलने की तैयारियों पर यहां पर सवाल खड़े किए हैं। हापुड़ के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला सामने आया है। इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो जाने के बाद अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस की सुविधा न मिलने की वजह से मृतक के परिजनों को शव को ई-रिक्शा में रखकर घर ले जाना पड़ा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्होंने मृत शरीरों को ई-रिक्शा के जरिए वो लोग लेकर जा रहे हैं। ई-रिक्शा में शवों को ले जाने का वीडियो वायरल भी हो गया है। बताया जा रहा है कि पिलखुआ क्षेत्र के अनवरपुर गांव के रहने वाले रहीमुद्दीन की पत्नी शबनम को डिलीवरी के लिए गढ़ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप यह है कि चिकित्सकों की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की जान चली गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया है। कोरोना के चलते कारोबार को काफी नुकसान हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में कई कारोबारी जो है वो बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस बीच चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर उठ रही मांग से भी स्थानीय कारोबारियों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। वाराणसी के खिलौना उद्योग से जुड़े लोग कम डिमांड से अब परेशान हैं। कम ग्राहक होने से खर्चे निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाने वाले लोगों का कहना है कि लकड़ी के खिलौने चीनी खिलौनों से काफी बेहतर होते हैं, फिर भी इनकी मांग बहुत कम है। बिक्री पर लॉकडाउन का भी असर है क्योंकि सैलानियों का आना भी बेहद कम हो गया है। ऐसे में इनका कारोबार ठप होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आसरा योजना में मिले मकानों में रह रहे 72 परिवार पिछले 4 साल से बिजली से महरूम हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि अधिकारियों के बिजली लगाने की गुहार उन्होंने लगाई, लेकिन नजरअंदाज वो लोग कर रहे हैं। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में सपा सरकार में आसरा योजना के तहत 108 घरों का निर्माण गरीब परिवारों के लिए कराया गया था। यहाँ मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों को सरकार की ओर से मकान मुहैया कराया गया था, लेकिन यहाँ पे रहने वालों का कहना है कि 4 साल से रह रहे हैं लेकिन बिजली पानी की कोई सुविधा नहीं है और उसके बिना उनका जीवन बहुत कठिन है। कॉलोनी में बिजली के पोल जरूर हैं लेकिन उस पर बिजली की लाइन नहीं डाली गई है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग को इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भुगतान कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से देरी हो रही है। बिहार की बात करते हैं। देश प्रदेश में टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध के बाद कई जगहों से इसके यूजर्स जो हैं उनके मायूस होने की खबरें आई हैं, लेकिन बिहार में खासकर बच्चों के मनोरंजन के लिए देसी तरीका एक निकाला गया है। बिहार में ISDF, यूनिसेफ और प्रथम बुक्स ने एक अच्छी पहल की है, जिसके तहत बच्चे एक मिस्ड कॉल पर कहानियां सुना सकते हैं। मिस्ड कॉल 2 कहानी सुनो मुहिम के तहत अब एक नंबर है, उस पर मिस्ड कॉल कर बच्चे अपनी उम्र के मुताबिक कहानियों का लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने पर कॉलर को वापस एक कॉल आता है जिस पर निर्देशों का पालन करके आप कहानियां सुन सकते हैं। छपरा में CPDO अधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों और परिजनों को इस बात की जानकारी देंगे और ये मुहिम भी चलाएंगे। इस पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की आवाज में भी कहानियों के इंतजाम की बात कही जा रही है। उधर बिहार के पटना सिटी में गंगा में नहाते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई है। खबर मिलते ही राज्य की SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने नदी में इनकी खोज जारी कर दी। बताया जा रहा है कि तीनों में से एक व्यक्ति नहाते वक्त डूबने लगा, बाकी के 2 लोग उसे बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठे। पुलिस का कहना है कि डूबने वालों में 3 शख्स 32 साल के रवि कुमार, 18 साल के जितेंद्र और 16 साल के बादल कुमार है। खबर मिलते ही इनके परिवार में दुख की लहर छा गई है।
हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। कोविड-19 के 11 नए मामले यहां पर सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की तादाद अब 965 तक पहुंच गई है। अधिकारियों के मुताबिक 11 नए मामलों में 4 मामले ऊना और 2 मामले हमीरपुर और बिलासपुर के हैं और 1 शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिलों से है। राज्य में फिलहाल 340 लोग कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, जबकि कोविड-19 से यहां अब तक कुल 19 लोगों की जान जा चुकी है। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 109 मरीज संक्रमित बताए जा रहे हैं। इस बार सावन के मेले का आयोजन नहीं होगा, बाबा भोलेनाथ क्षमा करें, ये बयान है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान शंकर और श्रद्धालुओं से माफी मांगी है। सावन के दौरान देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ में दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने पंडा धर्मरक्षिणी सभा से बातचीत के बाद श्रावण मेले को इस साल नहीं करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस के चलते तमाम मठ मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। अब मठ मंदिरों को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार खोलने की इजाजत दी गई है। मंदिरों में श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइज करके ही दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन करके काफी खुश भी नजर आए। उत्तराखंड में इस साल अप्रैल के बजाय 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस बार गंगोत्री के पुजारी ने भी इसकी तैयारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगोत्री धाम के पुजारी ने बताया कि गंगोत्री के आसपास कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने सवाल किया कि जब तैयारी नहीं थी तो सरकार ने यात्रा आखिर शुरू ही क्यों की। चारधाम यात्रा का विरोध बद्रीनाथ केदार समिति जो है उसकी गंगोत्री के रावल भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब बाजार, होटल और धर्मशाला नहीं खुल रहे हैं तो ऐसे में श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि उत्तराखंड सरकार के गढ़वाल विकास निगम के गेस्ट हाउस भी बंद हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए रुकने के साथ खाने पीने की भी काफी दिक्कत हो सकती है।